गंगा महज एक नदी नहीं बल्कि इस पूरे देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी वो आस्था है जिसके स्नान ही नहीं बल्कि दर्शन मात्र से मुक्ति का विश्वास जुड़ा है। करोड़ों लोग इस गंगा जल का आचमन कर किसी न किसी रूप में इसे ग्रहण ही नहीं करते बल्कि अपने घरों में सालों तक इसे इसी भरोसे के साथ रखते हैं कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। लेकिन अब गंगा जल का मिजाज बदलने लगा है। हिंदू आस्था की प्राणवायु है गंगा नदी और गंगा नदी का मूल है गंगा जल। गंगा जल पर शोध कर रहे कुछ शोधार्थियों ने इसे लेकर जो रिपोर्ट पेश की है उसे जैव वैज्ञानिक हैरत में हैं। गंगा जल पर शोध करने वाले जैव वैज्ञानिकों ने फतेहपुर, प्रयागराज और मिर्जापुर के पास से गंगा जल के नमूने एकत्र किए और उनके लंबे समय तक विश्लेषण करने के बाद ये बात सामने आई है कि गंगा जल में पाई जाने वाली मीठे जल की मछलियों के अंदर ऐसे कई परजीवी मिले हैं जो अब न केवल खारे पानी के समंदर के जल में पाए जाने वाले जीवों, डॉल्फिन या मछलियों में ही पाए गए हैं। पहले जो परजीवी प्रजातियां या मछली की प्रजातियां आती थीं खारे जल में या मीठे जल में, तो हम उन पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब ये अनहोनी हो रही है कि मीठे जल के पानी में खारे जल की प्रजातियां मिलना शुरू हो गई हैं और ये आज नहीं कम से कम 2 दशकों से इनका क्रम जारी है। और यहाँ से लेकर गंगा की स्थिति जो है वो फतेहपुर तक हमें ये चीज़ रिसर्च में मिली है। होता ये है कि जो खारे पानी की प्रजातियां हैं उनकी अलग आवश्यकताएं हैं पानी में जीवित रहने के लिए। तो या तो गंगा के नीचे कहीं खारे जल के स्रोत हैं जो उनकी उस कमी को पूरा कर रहे हैं जो उन्हें खारे जल में मिलती है, और या उनमें कोई अनुकूलन की स्थिति है, वो बदलाव जो परजीवी क्रम में आ रहा है जिसकी वजह से ऐसी घातक परिस्थितियों को वो झेल जा रहे हैं और रहते वो गंगा के मीठे जल में हैं। तो इस तरीके की प्रजातियां वानस्पतिक भी गंगा के जल के किनारे बंगाल के एरिया में मिले हैं हमें, जहां बहुत अच्छे तरीके से ये देखा जा सकता है कि जो प्रजातियां केवल सैलाइन वाटर में रहती हैं खारे जल में, वो आज मीठे जल गंगा के किनारे बहुत प्रचुर मात्रा में मिल रही है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चिन्हित इलाकों में गंगा जल, वहां की मछलियों और मृत पाई गई गंगेस डॉल्फिन के अंदर से रोस्टेला स्कारिस स्पिनिकैडेटम परजीवी मिला है, जो समुद्र के खारे पानी में पाए जाने वाली मछली एरिस फल्केरिस के अंदर पाया जाता है। एरिस फल्केरिस मछली गोवा के समुद्र में पाई जाती है, जो समुद्री मछली है। ये मछली खारे पानी में जिसकी सैलिनिटी 35 से अधिक है वही मिलती है। इससे निष्कर्ष सामने आया है कि अब गंगा जल जिसकी सैलिनिटी 0 है वो बढ़ रही है, यानी गंगा जल खारा होने की तरफ बढ़ रहा है। पर जो गंगा जल की मछली है बगेरियस फतेहपुर में, उसमें मुझे कुछ ऐसे पैरासाइट मिले हैं जो बेसिकली समुद्र में मिलते हैं, जबकि गंगा की सैलिनिटी 0 है और समुद्र की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये फाइंड कर रही थी कि इन पैरासाइट का यहाँ सर्वाइवल कैसे होता है। पर इसका ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि पहले यहाँ पे दूसरे फर्कोनीमा टाइप के पैरासाइट, डेक्निटॉइडिस जैसे पैरासाइट होते थे जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन नहीं करते थे। थोड़ा इन्वायरमेंट में परिवर्तन होने से जो मुझे वर्म मिले वो सीधा ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन कर रहे हैं। तो थोड़ी वाटर क्वालिटी में चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से परसिस्टेंटली ये वर्म यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। जीव और जल वैज्ञानिकों के लिए गंगा जल के खारे होने की बड़ी चिंता ये है कि गंगा के जल में समुद्री जल में पाए जाने वाले हानिकारक परजीवी केवल मिल ही नहीं रहे बल्कि गंगा जल में भी इन परजीवियों के जिंदा रहने के लिए अनुकूल जलीय वातावरण उन्हें यहाँ मिलने लगा है। जाहिर है कि ऐसे हाल में एनीसेकेड प्रजाति का ये परजीवी धीरे धीरे गंगा के पूरे जलीय वातावरण को अपनी चपेट में लेने लगा है। प्रयागराज और फतेहपुर के गंगा जल में पाई जाने वाली देसी मछलियों के अंदर इस समंदर के परजीवी की मौजूदगी और उनकी तेजी से बढ़ रही संख्या ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस जैव हमले से गंगा जल का मिजाज कितना बदल रहा है। निरंतर प्रवाह में जब गंगा का पानी बहता है तो अपने साथ साथ जीवों के संरचना को बदलता भी है। कई वर्षों से ऐसा पानी बहते हुए उनमें जीवों के संरचना का बदलाव ये संसूचक है इस बात का कि उसकी पानी की रासायनिक संरचना में भी बदलाव हुआ। एक उदाहरण के लिए मैं इसमें बताऊं कि जब समुद्र के जीव यहाँ हमें मिलने लगे तो ये तय है कि 32 पीपीटी जो सैलिनिटी है, सांद्रण है, समुद्र के पानी में खारापन है,
उसको झेलने वाला जीव ही यहाँ जीवित रह सकता है। लेकिन वो मीठे जल में पाया जा रहा है, इसका मतलब पानी की संरचना में बदलाव के कारण ही वो यहाँ पर जीवित बच रहा है। और ये चीज संभव हुई जब मैन मेड ऑल्टरेशन कहा जाता है कि मानव निर्मित जो परिवर्तन है, पानी में जहाज गहराई से चलाने के लिए हमें उस पानी को गहरा करना था। तो जहाजरानी निगम के 2001 के समय जब ये काल शुरू हुआ, तब हमने उसकी खुदाई की और नीचे से जितना पानी के अंदर की जल जीव और वनस्पतिक संरचना थी, इन सब को हमने ऊपर निकाल फेंका। इन वजहों से जो पहले जीव रहते थे उनमें बदलाव की स्थिति आई, वो अब रहना मुश्किल हो गया उनका। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा जल में इन समुद्री परजीवियों के दाखिल होने के दो ही रास्ते हैं। ये जैव हमला या तो समुद्री जहाजों के जरिए गंगा नदी में आया है, या फिर गंगा के तटों में समुद्री इलाकों से आने वाले परिंदे के फैदर से। एक वजह से गंगा के तटों के अंदरूनी हिस्सों में हो रहा अवैध खनन भी हो सकता है, जिसके चलते गंगा में खारे पानी के सोते भी इन इलाकों में पाए गए हैं। सर, इसके 4 वेज हैं। एक तो डॉल्फिन की वहाँ प्रेजेंस है, दूसरी ये बायो इन्वेसिव रास्ते से ये समुद्र से बंगाल की खाड़ी होते हुए एस्टुराइन एरिया को पार करके यहाँ गंगा तक पहुँच रहे हैं। और तीसरा इसका कारण है कि जहाज रानी निगम से जो बैलेस्ट वाटर आता है, और जो चौथा कारण है कि जो भी आते हैं पक्षी यहाँ माइग्रेट करके, उनके फीकल मैटर के थ्रू भी इसके लार्वा से ये ट्रांसफर हो रहा है। गंगा जल पर हो रहे इस जैव हमले से जो नुकसान गंगा नदी को होगा, वो भी चिंता का विषय है। सबसे जरूरी बात यह है कि परजीवी गंगा में पाए जाने वाले मित्र परजीवी बैक्टीरियोफेज को तेजी से खत्म कर देगा, जो गंगा जल की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसकी वजह से गंगा जल कभी खराब नहीं होता। समुद्री परजीवियों के गंगा में पाए जाने से गंगा का जलीय वातावरण बदल जाएगा, जिससे गंगा में पाए जाने वाले लाभदायक परजीवियों को खत्म होने का खतरा है। साथ ही गंगा की मछलियां भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने को लाचार हो जाएंगी। यह हमला इसलिए और बड़ा बन जाता है क्योंकि इससे गंगा जल के जलीय वातावरण को बदलने का खतरा पैदा हो गया है। गंगा जल पर आई इस शोध रिपोर्ट पर अभी भी अध्ययन जारी है। इधर शोधार्थियों का कहना है कि इस बदलाव की वजह से गंगा के जलीय संरचना में क्या परिवर्तन होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दिनेश सिंह, TV9 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।